आज इस वीडियो में हम चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि हम इसमें एनिमल्स के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनिमल्स की जो बॉडी होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनके स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, राइट? तो अब जब हम ऑर्गेनिज्म की बात कर ही रहे हैं तो कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं? दो टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हुए होते हैं और जितना भी प्रोसेस होता है, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, वो सब कुछ एक ही सेल परफॉर्म करता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमें डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। मतलब कि कुछ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, उनके साथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होता है और वो साथ में कोई स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म करते हैं। उन्हें हम टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऐसे सिस्टम मिलकर पूरा एक एनिमल बनता है। ये तो आप जानते ही होंगे खैर से। अब इस चैप्टर में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखो, इस चैप्टर को हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एनिमल टिश्यू, कॉकरोच और फ्रॉग। अगर तो आप नीट एस्पिरेंट हो तो आपको ये तीनों टॉपिक्स पढ़ने होंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ फ्रॉग वाला टॉपिक कवर करना होगा, और अगर आप पढ़ लेते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज और फ्रॉग वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। कॉकरोच का टॉपिक मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप जाकर देख सकते। इतनी चीज़ें हमें एनिमल टिश्यू के टॉपिक में पढ़नी है। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। वही हमारी पूरी बॉडी को बनाती हैं। ठीक है, उन्हीं से पूरी बॉडी बनी हुई होती है। जो इपिथेलियल टिश्यू होता है वो इक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना हुआ होता है। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल होता है, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल होता है और नर्वस टिश्यू इक्टोडर्मल होता है। अब हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को हम इपिथेलियम भी बोलते हैं, प्लूरल में इपिथेलिया बोल देते हैं। ठीक है, ये कवरिंग में और पैकेजिंग में हेल्प करती है। हमारी जो स्किन है ये इपिथेलियल टिश्यू ही तो है, हमारी पूरी बॉडी को, इंटरनल बॉडी को कवर किए हुए है, राइट? कंपैक्टली पैक्ड होती है और बहुत ही कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है इनके पास। जब भी कुछ भी कट लग जाता है हमारी स्किन पर तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं। एवेस्कुलर इन नेचर होती हैं, मतलब इनमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती। एपिथेलियल टिश्यू के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप बोल सकते हो कि एक मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर टिश्यूज के सेल बैठे हुए होते हैं। किस टिश्यूज के सेल्स? एपिथेलियल टिश्यू के सेल। ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू को हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के पास सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल्स होती हैं और कंपाउंड के पास मल्टी लेयर्स होती हैं सेल की। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, जूडोस्ट्रेटिफाइड, ग्लैंडुलर। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल स्क्वायमस टिश्यू। पॉलीगोनल शेप का होता है, फ्लैटेंड सेल होते हैं और इनके पास इरेगुलर बाउंड्रीज भी होती है। ठीक है, सेंटर पर न्यूक्लियस होता है और जो ब्लड वेसल्स की वॉल पर और लंग्स के सैक पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही हैं वहाँ पर सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हम दूसरे टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम ही से पता चल रहा है क्यूब सेल का होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई होती है और ये एसेलुलर होती है। अब इसको भी फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में। ब्रश बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होती है। जहाँ पर भी विलाई प्रेजेंट होती है उसका काम है कि एब्जॉर्प्शन के लिए इसने सरफेस एरिया इंक्रीज कर रखा है। ठीक है, ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में, PCT में, और सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं लंग्स की, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं।
कॉलमनार इपिथेलियम, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो टॉल एंड सिलेंडर शेप के होते हैं, न्यूक्लियस बेस पर प्रेजेंट होता है। इनको भी फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार और सिलिएटेड कॉलमनार। बताने की जरूरत नहीं है ब्रश बॉर्डर में क्या होती है, माइक्रोविलाई होती है और ये सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक जैसी जगहों पर प्रेजेंट होता है। सिलिएटेड कॉलमनार जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके जो इनर सरफेसेस होते हैं वहां पर प्रेजेंट होती है, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स और फेलोपियन ट्यूब पर। कुछ क्यूबॉइडल इपिथेलियम और कॉलमनार इपिथेलियम स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और उनका फंक्शन सिक्रीशन का हो जाता है, तो उन्हें हम ग्लैंडुलर इपिथेलियम बोलते हैं। अब सेल के बेसिस पर हम ग्लैंडुलर टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल होते हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। दूसरा है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर नाम ही से पता चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा सेल होंगे और इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग, मतलब जो भी ग्लैंड है उसका जो मटेरियल है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे पोर हो रहा है, उसके बेसिस पर दो टाइप्स के ग्लैंड होते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में डक्ट के थ्रू प्रोडक्ट रिलीज होता है, मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। और इंडोक्राइन में डक्ट नहीं होता है, इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं और इसकी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में जाती है, ओके। और जो इंडोक्राइन के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा, कुछ ग्लैंड होते हैं जो मिक्स्ड ग्लैंड होते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करते हैं। वो ब्लड में भी सिक्रेशन कर सकते हैं और डक्ट के थ्रू भी सिक्रेट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल पैनक्रियाज हो जाएगा, गोनैड्स हो जाएगा, ओके। सूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, सूडो से आप क्या समझते हैं? सूडो वर्ड की मीनिंग होती है फॉल्स और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, फॉल्स मल्टी लेयर, मतलब कि ये जो एपिथेलियम है ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, लेकिन वो ऐसे अरेंज होते हैं कि अगर हम उन्हें देखते हैं तो लगता है कि ये मल्टी लेयर एपिथेलियम है, ठीक है। क्योंकि आगे के जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, और जो बड़े सेल्स होते हैं जो पीछे होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ओवल शेप्ड होते हैं। दो टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड ये नोज पर मिलती है और स्मूथ सूडो स्ट्रेटिफाइड मेल्स के यूरेथ्रा में प्रेजेंट होती है। अब हम सेकेंड टाइप्स की एपिथेलियम पढ़ने वाले हैं, डेट इज़ कंपाउंड एपिथेलियम। ये फ्लैट होती है, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं इसके, और कंपाउंड एपिथेलियम में हम पढ़कर आए हैं कि ये मल्टी लेयर होती हैं, ठीक है, 2 और 3 लेयर्स पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स की। क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स भी होते हैं, बेसमेंट इसमें एब्सेंट होती है, और ये जो कंपाउंड एपिथेलियम होती है ये स्ट्रेच हो सकती है, अपना जो शेप है वो चेंज कर सकती है। ये रीनल पेल्विस, यूरेटर्स, यूराइनरी ब्लैडर में प्रेजेंट होती है। अब इसको भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस और नॉन केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड वाला ड्राई होता है, जैसे हमारी स्किन हो जाएगी, स्किन एपिडर्मिस, और जो नॉन केराटिनाइज्ड है ये मॉइस्ट सरफेस में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी बकल कैविटी। एपिथेलियम में जितने भी सेल्स होते हैं वो आपस में आप बोल सकते हो होल्ड होते हैं, ठीक है। उनके बीच कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो वो टाइटली अरेंज होते हैं, वो जंक्शन होते हैं, सेल जंक्शन। तो हमें पढ़ना है सेल जंक्शन, जैसे कि जो टाइट जंक्शन होता है वो लीकेज को प्रिवेंट करता है दो सेल के बीच में, ठीक है। जो एडेरिंग जंक्शन होता है, डेस्मोसोम, ये जंक्शन दो सेल को ज्वाइंट करे रखता है, मतलब कि वो चिपके हुए होते हैं आपस में, ठीक है। गैप जंक्शन, गैप जंक्शन दो सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो फैसिलिटेट करता है, जैसे कि कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र है एक सेल से दूसरे सेल में, इसे फैसिलिटेट करता है गैप जंक्शन। और जो हेमीडेस्मोसोम्स होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ताकि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो एपिथेलियम के सेल्स हैं वो अटैच रहें, ठीक है। तो हो गया हमारा सेल जंक्शन भी। अब हम पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्मल होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू नाम से क्या पता चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन होता है वो लिंकिंग और सपोर्टिंग का होता है। टाइप्स तो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट कनेक्टिव टिश्यू
कुछ टाइप ऑफ सेल्स या कुछ चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं, हम उन्हें पहले पढ़ते हैं। तो ये जो चीज़ अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में होती है एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स होता है, फाइबर होता है और कुछ सेल्स होते हैं। मैट्रिक्स में हाइलोरॉनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। तो फाइबर्स में दो आ जाते हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक। कोलेजन इन इलास्टिक होता है, कोलेजिन प्रोटीन होता है, अनब्रांच्ड होता है और वाइट कलर में होता है। ठीक है, इलास्टिक की बात की जाए, इलास्टिक तो होता ही है, नाम ही से पता चल रहा है। और इलास्टिन प्रोटीन होता है, ब्रांच्ड होता है और येलो कलर का होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सेल्स की तरफ। तो 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं। फिब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कि मैट्रिक्स और फाइबर्स दोनों को ही बनाते हैं। मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस वो सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मास्ट सेल 3 चीज़ें रिलीज करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपरिन। प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम लूज कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स ज़्यादा होते हैं और फाइबर्स कम होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस पर। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के होते हैं, एरोइलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरोइलर मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है एपिथेलियम के लिए और ये बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। और जो एडिपोज टिश्यू है वो स्टोमक में प्रेजेंट होता है, फैट को स्टोर करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें मैट्रिक्स कम होता है और फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर में फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और इर्रेगुलर में पैरेलली अरेंज्ड नहीं होते, खुच होते हैं, खिचड़ी बन जाती है पूरी। ठीक है, और रेगुलर में फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं टेंडन और लिगामेंट में। टेंडन जो कनेक्टिव टिश्यू है ये मसल टू बोन कनेक्ट करता है, मतलब जो मसल और बोन कनेक्ट होती हैं वो टेंडन इनको कनेक्ट करता है और बोन टू बोन जो कनेक्ट होती हैं उनको लिगामेंट कनेक्ट करता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हमें कार्टिलेज पढ़ना है और बोन्स पढ़ना है। कार्टिलेज सॉलिड और प्लाइबल होती है, प्लाइबल मतलब कि ये बेंड हो सकती है। यूनिडायरेक्शनल इसकी ग्रोथ होती है, एवैस्कुलर होती है। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं। उसके बाद कुछ सेल्स होते हैं, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ड्रियोजेनिक सेल्स बोलते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कॉन्ड्रोब्लास्ट, जिसमें फाइबर, इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स मिलते हैं। मैट्रिक्स इसका कॉन्ड्रोटिन सल्फेट से बना हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती है, उसे हम लेक्यूवा बोलते हैं। ओके, और उस लेक्यूवा के अंदर कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल होते हैं जो कि कार्टिलेज फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स हम इन्हें बोलते हैं। ओके, अच्छा, जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज होती हैं वो आगे चलकर बोन्स में रिप्लेस हो जाती हैं। ठीक है, जब एम्ब्रियो एडल्ट बनता है तो अब कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ पे होती है? तो देखो, जहाँ पर आपको लगता है कि बोन है लेकिन वो बोन आप उसे बेंड कर सकते हो, असल में वो बोन नहीं कार्टिलेज होती है। जैसे टिप ऑफ नोज, ईयर जॉइंट्स, ठीक है, ये सब क्या है? कार्टिलेज है। बोन वैस्कुलर होती है, नॉन पाइलेबल होती है, मतलब अगर आप बेंड करोगे तो आपकी बोन चली जाएगी। और इसमें कैल्शियम सॉल्ट होते हैं, ये बाई डायरेक्शनल होती है। अब ये कुछ बोन का स्ट्रक्चर है। इसके जो 2 एंड्स होते हैं इसे हम एपीफाइसिस बोलते हैं और बीच वाला पार्ट होता है डाइफाइसिस। ये जो हार्ड बोन है इसमें कैल्शियम के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसके बाद जो येलो बोन है, हार्ड बोन के अंदर वाला पार्ट, यहाँ पर फैट स्टोर होता है। और ये जो स्पंजी बोन है, मतलब येलो बोन के ऊपर वाला पार्ट, ये ऑर्गेनिक मैटर स्टोर करती है। और ये जो रेड बोन है, मतलब येलो बोन के थोड़ा सा और ऊपर वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं रेड बोन मैरो। यहाँ पर हेमोपियोसिस होती है, मतलब कि ब्लड की फॉर्मेशन होती है। बोन के थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बोन की वॉल को हम पेरियोस्टम बोलते हैं। इसकी वॉल्स की आप बोल सकते हो किनारों पर ऑस्टियोजेनिक सेल्स होते हैं, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एक टाइप के सेल्स
फॉर्म करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। आगे चलकर हमें फ्लूइड फील्ड सेल्स देखने को मिलते हैं जिसे हम लेक्यूना बोलते हैं। अब इस लेक्यूना में कोलेजन फाइबर्स कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब ये जो कंसेंट्रिक रिंग की कैनाल है इसे हम हेफर्सियन कैनाल बोलते हैं, और दोनों ही कंसेंट्रिक रिंग की ये जो कैनाल है ये एक कैनाल से कनेक्ट होती है जिसे हम वॉल्कमैन्स कैनाल बोलते हैं। अच्छा, ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स है यहाँ पर स्टार शेप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम ओस्टियोसाइट बोलते हैं, और ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। देखो, डिटेल में हमें इतने ही टिश्यूज़ पढ़ने थे क्योंकि जो आगे के टिश्यूज़ हैं वो हमें कोई ना कोई चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। तो डिटेल में हमें इतने ही टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना था। अब एक और टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ। लिम्फ के बारे में तो हम नहीं पढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन हाँ ब्लड के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सेल्स इसमें होते हैं। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है और काफ़ी सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन हो गया, डाइजेस्टेड फूड हो गया, ये सब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है कौन? ब्लड, ठीक है। अब हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ने वाले हैं। मस्कुलर टिश्यू में हमें मसल्स पढ़नी है। 639 मसल्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। सारी मसल एक्साइटेबल होती हैं, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी शो करती हैं। अब हमारे पास ये 3 मसल हैं। स्केलेटल मसल जिसे हम स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं, ये पढ़ना है। स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सेल शेप की बात की जाए तो स्केलेटल मसल की लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ मसल की स्पिंडल शेप होती है और कार्डियक की ब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल शेप होती है। स्केलेटल मसल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और पेरिफेरी पे होते हैं। स्मूथ मसल पे एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर पर होता है, और कार्डियक मसल में भी सेंटर पर न्यूक्लियस होता है। स्ट्रेशंस की बात की जाए तो मतलब स्केलेटल मसल स्ट्रेट होती हैं और स्मूथ और कार्डियक मसल्स नहीं होती हैं। लोकेशन की बात की जाए तो बोन्स में जो हमारी जो डोले शोले वाली मसल होती है वो स्केलेटल मसल होती है, जो बोन के आसपास मसल होती है वो स्केलेटल मसल होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। स्मूथ मसल आपको रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मिल जाएगी। और कार्डियक मसल, भाई कार्डियक वर्ड जहाँ पर भी आ जाता है बस हार्ट लिख दो, हार्ट में मिल जाएगी। अब जो स्केलेटल मसल होती है ये वॉलेंट्री होती है, मतलब हम अपनी मर्जी से उठा सकते हैं, ठीक है। स्मूथ और कार्डियक मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलती। रिस्पिरेटरी ऑर्गन हमारी मर्जी से चलता है? नहीं चलता है। हार्ट हमारी मर्जी से धड़कता है? नहीं धड़कता है। तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं। नर्वस टिश्यू में हमें 2 सेल्स देखने को मिलते हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं और ये डिवीजन शो नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास सेंट्रोसोम नहीं होता है। अब ये एक्साइटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सिग्नल्स कैरी करते हैं। और जो हमारा न्यूरोग्लियल सेल है वो सपोर्ट और रिपेयर करता है। किसको सपोर्ट और रिपेयर करता है? न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स अगर थोड़ा बहुत ख़राब हो जाते हैं तो उनको रिपेयर न्यूरोग्लियल सेल करता है और ये डिवीजन भी करता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 4 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ फॉर्म करता है, एंड माइक्रोग्लियल सेल फाइगोसाइटोसिस करता है बैक्टीरिया की। इपेंडाइमल सेल्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं और सर्कुलेट करते हैं। पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में एक सेल होता है श्वान सेल और ये माइलिन शीथ फॉर्म करता है। देखो, हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से टिश्यू अरेंज हैं, ठीक है। जैसे हार्ट में आपको 4 टाइप के टिश्यू मिल जाएंगे, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। तो टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में कैसे होते हैं हमें ये पढ़ना है। कॉकरोच में पढ़ना है और फ्रॉग में पढ़ना है। मैंने जैसे कि बताया, कॉकरोच वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। फ्रॉग हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें पता है फ्रॉग फ्रेश वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। इसका मतलब है कि फ्रॉग एम्फीबियन है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। मोस्ट कॉमन स्पीशीज इंडिया में रैना टिग्रिना की है। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं जिसे हम पोकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। ये अपना बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा होगा या कम होगा तब इनके बॉडी टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे।
कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि ये अपना कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर के साथ चेंज कर सकते हैं ताकि ये अपने एनिमीज से बचे रहें। जैसे ग्रास अगर ग्रीन कलर की है तो ग्रास पर रहेंगे तो ये थोड़े से ग्रीन ही दिखेंगे, जिसे हम प्रोटेक्टिव कलोरेशन मिमिक्री भी बोल देते हैं। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा पीक समर्स और पीक विंटर्स पर हमें फ्रॉग नहीं दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्लीप करते हैं, ये डीप ब्रूज में अपना शेल्टर ले लेते हैं। समर स्लीप करते हैं जिसको हम एस्टिवेशन बोलते हैं, विंटर स्लीप करते हैं जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये रही हमारी कुछ जानकारी फ्रॉग के बारे में। अब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं फ्रॉग की, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्किन, फ्रॉग की जो स्किन होती है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है क्योंकि इसके ऊपर म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस प्रेजेंट होता है इसका मतलब कि ये थोड़ी सी स्किन इसकी मॉइस्ट होती है, ये एब्सॉर्ब किया करता है अपनी स्किन से, इसी वजह से ये पानी नहीं पीते हैं, ये अपने स्किन से ही वाटर एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, कलर की बात की जाए तो डॉर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन कलर का होता है विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। वेंट्रल साइड्स पे यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर होता है। बॉडी इनकी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है, नेक अपसेंट होती है, टेल अपसेंट होती है, नोज स्टिल प्रेजेंट होती है पेयर में, आइज बल्ज्ड आइज होती है और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आइज को प्रोटेक्ट करती है वाटर में। इनकी दोनों आंखों की एक साइड पे टिम्पैनम प्रेजेंट होता है और ये टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हियरिंग में हेल्प करता है। अब इनकी जो 4 लिम्स होती हैं वो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बोरोइंग में हेल्प करती हैं और इनके एंड पर 4 लिम्स के एंड पर 4 डिजिट्स होती हैं। हाइंड लिम्स जो होती हैं वो जंपिंग में हेल्प करती हैं और इनके एंड पर 5 डिजिट्स होती हैं। इनके फीट वेब्ड फीट होते हैं ताकि स्विमिंग में हेल्प कर सकें। जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं और लार्ज होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी हमें कॉकरोचेस में देखने को मिलता है। इनमें डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में कि आप देखकर पहचान सकते हो ये मेल है या ये फीमेल है। तो इसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें? मेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये ऐसी आवाज़ें निकाल के अपने फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। मेल्स में कॉपुलेटरी पैड भी प्रेजेंट होता है ऑन द फर्स्ट डिजिट, ये एडेसिव होता है ताकि ये फीमेल को कॉपुलेशन के टाइम पर होल्ड करे रहें। तो हमारी मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग की तरफ। एनाटॉमी में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से क्लूका तक होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जैसे लीवर और पैनक्रियाज। अब देखो, जो फ्रॉग है वो बाइलोब्ड टंग के थ्रू खाना लेगा, ठीक है। खाना को जो वो अंदर डालेगा बकल कैविटी में, बकल कैविटी से ये फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में जाएगा। अब इनका जो ईसोफेगस होता है वो स्मॉल होता है और हाँ, लैरिंग्स इसमें अब्सेंट होती है। अब ईसोफेगस से जो फूड जाएगा वो स्टोमक में जाएगा। स्टोमक में HCl गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होती हैं जैसे कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। तो वहाँ पर फूड थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा। अब पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को हम काइम बोल देंगे। ये काइम इंटेस्टाइन में जाएगा जिसे हम ड्यूडेनम भी बोलते हैं। इंटेस्टाइन में कुछ सिक्रीशंस आएंगी और डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो सिक्रीशन किसकी होगी ये अब हम देखते हैं। लीवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा गॉल ब्लैडर को। गॉल ब्लैडर अपना जो लीवर का बाइल जूस है वो स्टोर करे रहेगा, जब डाइजेशन की ज़रूरत होगी तब ये बाइल जूस बाइल डक्ट में सिक्रीट करेगा। पैनक्रियाज अपना पैनक्रियाटिक जूस बाइल डक्ट में सिक्रीट करेगा और ये बाइल डक्ट के थ्रू बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो जाएगा। यहाँ पर विलाई और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर? इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से यहाँ पर ही एब्सॉर्प्शन होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में जाता है, टेम्परेरी स्टोर होता है और फिर क्लोइका के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। अब हम पढ़ते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। अलग अलग तरीके हैं इनके। वाटर में अगर ये रहेंगे तो स्किन से ये रिस्पायर करेंगे। जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू इनकी स्किन से जाता रहेगा, ठीक है। इसे हम क्यूटेनियस रिस्पिरेशन बोलते हैं। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में भी यही टाइप का रिस्पिरेशन करते हैं। लैंड में ये 3 टाइप से रिस्पायर कर सकते हैं। एक तो बकल कैविटी के थ्रू, बकल कैविटी जब ये अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन होती है
उससे वो ऑक्सीजन ले सकते हैं। इसे हम बकोफेरेंजियल रिस्पिरेशन बोल सकते हैं। स्किन का तो आप पढ़ ही चुके हो, और लंग्स का रिस्पिरेशन पल्मोनरी होता है। तो चलिए अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले ब्लड आता है। ब्लड में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ जाता है। अब एक डिफरेंस है ह्यूमन और फ्रॉग के आरबीसी में। फ्रॉग का आरबीसी न्यूक्लिएटेड होता है और हीमोग्लोबिन तो इनमें भी प्रेजेंट होता है। लिम्फ भी प्रेजेंट होता है जिसमें प्रोटीन और आरबीसी कम होता है या नहीं होता है। ब्लड का काम होता है गैसेस, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मस्कुलर होता है, 2 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से कवर होता है। अब देखो बॉडी पार्ट से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहले आर्टरीज में आएगा और फिर आर्टरीज से वेना कावा में आएगा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर वो साइनस वेनोसस में जाएगा। साइनस वेनोसस क्या है? एक ट्रायंगल शेप का पार्ट है, डोर्सल साइड पर होता है और ये राइट एट्रियम से जॉइंट होता है। अब साइनस वेनोसस से राइट एट्रियम में जाएगा क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से आया हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आएगा और फिर कोनस आर्ट्रियोसम से पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाएगा। इसे हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं क्योंकि देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेंट्रिकल में मिक्स कर रहे हैं। पोर्टल सर्कुलेशन 2 टाइप्स की होती है, रेनल और हेपेटिक। नाम से ही पता लग रहा है रेनल किडनी में होती है और हेपेटिक लीवर में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी, यूरेटर, क्लोइका और यूरिनरी ब्लैडर होता है। किडनी इनकी डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप की होती है। जैसे हमारी किडनी में नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट होता है, इनमें भी सेम होता है। अच्छा, ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, इसी वजह से इन्हें यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको पता है एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें साथ में पढ़ना है, तो अलग अलग हम फीमेल और मेल का पढ़ने वाले हैं। फीमेल एक टाइम पर 2500 से 3000 तक एग ले कर सकती है। फीमेल्स में यूरेटर, ओविडक्ट ये सब सेपरेट ओपन होता है, मतलब कि यूरेटर और ओविडक्ट में कोई भी जॉइंट नहीं है। ठीक है, यूरेटर की अलग सिक्रेशन होगी और ओविडक्ट की अलग से सिक्रेशन होगी। वहीं पर मेल की बात की जाए तो मेल की जो किडनी होती है उसके ऊपर होता है टेस्टिस और बीच में फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है। ठीक है, ये दोनों ही अटैच होते हैं। अब देखो टेस्टिस से जो सिक्रेशन है किसकी? स्पर्म की सिक्रेशन, वो वासा एफरेंशिया में जाएगी। वासा एफरेंशिया से किडनी में जाएगी। किडनी में बिडर कैनाल होती है, बिडर कैनाल से यूरेटर में जाएगी। यहाँ पर जो मेल का सिस्टम है यहाँ पर यूरेटर में यूरिन भी आ रही है और सिक्रीशन जो मेल सिक्रीशन होती है स्पर्म वो भी आ रही है। तो इसका मतलब है इसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट बोल सकते हैं। जी बिल्कुल बोल सकते। अच्छा, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद टेडपोल लार्वा बनते हैं। अब लार्वा बने हैं तो ये मेटामॉर्फोसिस से इनके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और ये फ्रॉग में तब्दील हो जाएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स होते हैं वो सब आ जाते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैनक्रियाटिक, एड्रीनल, गोनाड्स। ठीक है। नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक, सोमैटिक आ जाता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स आती हैं। क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर में होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, डेंसोफिलोन और ऑल्फैक्टरी लोब्स में। मिड ब्रेन ऑप्टिक लोब में और हाइंड ब्रेन सेरिबलम और मेडुला ऑब्लिंगाटा में डिवाइड होता है। अच्छा, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में आप बोल सकते हो जो एक जॉइंट है जो इन दोनों को जॉइंट कर रहा है, ठीक है, उसे हम फोरामेन मैग्नियम बोलते हैं। आप कुछ सेंसरी ऑर्गन देख लेते हैं। टच के लिए इनके पास है सेंसरी पिपिलाइन, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नेसल इपिथीलियम, विजन के लिए आईज और हियरिंग के लिए टिम्पैनम इंटरनल ईयर जिसे हम बोल सकते हैं। आईज और टिम्पैनम वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और बाकी की ये 3 चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं। सेलुलर एग्रीगेशन होती हैं अराउंड नर्व एंडिंग्स। ठीक है। रोल,
इनका रोल क्या है हमारी लाइफ में। तो ये तो इंसेक्ट खाते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम होती है। अब जब इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम होगी तो हमारी जो क्रॉप होती हैं वो प्रोटेक्ट होती हैं, ठीक है। तो मतलब मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल है, और ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है फूड चेन और फूड वेब का, मतलब कि इकोलॉजिकल बैलेंसिंग भी करते हैं। इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं, तो इनको कई जगह पर फूड की तरह भी यूज़ किया जाता है। ओके, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माय वीडियो।